नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में जिस तरह से आईएएस अधिकारी नीलेश देवड़े को लेकर विवाद शुरू हुआ, उनके चार्टर्ड प्लेन की यात्रा को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके पक्ष में अशोक चौधरी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या दलित लोग, पिछड़े लोग क्या चार्टर्ड प्लेन से नहीं घूम सकते? ये पूरा विवाद है क्या अधिकारी अलाउड है इस तरह से चार्टर्ड प्लेन में यात्रा करना, या ये जातिगत एंगल दिया गया? इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम जिक्र करेंगे दूसरे टॉपिक पे, जो विजय सिन्हा का मीट को लेकर बयान है। उन्होंने कहा कि रोड साइड जो मीट शॉप्स है वो बंद किए जाएं और नियमानुसार उन पर वो चलाए जाएं। उसके अलावा हम बात करेंगे कुमार सरबजीत, जो बोधगया से आरजेडी के विधायक हैं। उन्होंने रामविलास पासवान को, दिवंगत नेता रामविलास पासवान को बेचारा कहा है। इसके बाद से कई तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। इन सब विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिस तरह से आईएएस अधिकारी नीलेश रामचंद्र देवड़े की चार्टर्ड विमान यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने परिवार के साथ सरकारी विमान का इस्तेमाल किया, जो नियम के खिलाफ हो सकता है। अशोक चौधरी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये जातिगत द्वेष से प्रेरित हमला है, और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण और दलित पिछड़ा राजनीति को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है, इसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल पर भी एक तरह से सवाल उठा है। उसके अलावा इसे जातिगत राजनीति से जोड़ना, क्या इसे गलत दिशा में नहीं ले जा रहा है? मैत्री, इसके कानून क्या है, इसका मेरिट क्या है, इस पे मैं बहुत जाना नहीं चाहता हूँ। जाना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि ये जान लीजिए ये तो टोटली गैर कानूनी है। कहने को वो कितना भी कह दें, लेकिन एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन सबको करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है, वो कहते हैं कि क्या हो गया अगर एक आईएएस ऑफिसर का परिवार वापस लौट आया चार्टर प्लेन से? वो इस तरह की बात करते हैं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आपको मालूम है कि जिनका नाम ले करके ये लोग चुनाव जीतते हैं वो हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये कहते हैं कर्पूरी ठाकुर की नीतियों पर इनका विश्वास है, इनका भरोसा है। कर्पूरी ठाकुर जी कब के गुजर गए, बेहद ईमानदार थे, बहुत सहज थे, और ईमानदार इस कदर से थे कि उनके घर पर जब कई बड़े नेता देश के गए तो एक पूर्व प्रधानमंत्री को सिर तक झुकाना पड़ा। वजह यह थी कि उनका जो चौखट था उसकी ऊंचाई बहुत कम थी। ये अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरी बात यह कि जब ये दौरा होना था बड़े बड़े नेताओं के, तो ये जान लीजिए कि एक बार उसी जिले के डीएम और सर्किल ऑफिसर वहां घूम रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का गांव था, बड़े नेताओं का आना था, मुख्यमंत्री का भी पहुंचना था, तो प्रोटोकॉल में ये सारे ऑफिसर्स पहुंच रहे थे। अब आप ये देखिए कि उनकी पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी बकरी चरा रही थी, और जब सीओ ने परिचय दिया कि यही उनकी पत्नी है, जो कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे उस समय के, उनकी पत्नी बकरी चरा रही थी, तो आप समझिए कि यह बताता है कि किस ऊंचे आदर्शों पे कर्पूरी ठाकुर चलते थे और उनके मानने वाले कौन से आदर्श पे चल रहे हैं। वो खुद तो तमाम तरह की सुविधा लेते हैं, बताते अपने को दलित हैं, जबकि आप उनके पूरे परिवार में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल वो दलित हैं भी या नहीं है, क्योंकि उनका संबंध किस किस से। फिर मैं निजी तौर पे हमले करना नहीं चाहता, क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, ये मेरा कहते हैं कि कुछ एथिक्स होता है जर्नलिज्म का, उसका पालन करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आप निजी जिंदगी में बिल्कुल दलित नहीं हैं, ऐशो आराम आप ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि ये सरकार किसी कैपिटलिस्ट की सरकार है। आपका ढंग, आपका रहने का तौर तरीका, आपका चलन ठीक उसी तरीके से है जिसमें यह पता चलता है कि आप डेमोक्रेसी में चुने हुए नेता नहीं हैं, आप एक राजतंत्र के वो प्रहरी हैं जिसमें हर सुख भोगने का अधिकार आपको प्राप्त है। और जब इस पे सवाल उठने लगता है तो आप कहते क्या हो कि भाई ये सवाल कौन उठा रहा है? तो ये सवाल अपर कास्ट उठा रहा है।
क्या एक दलित और बैकवर्ड को चार्टर प्लेन पे घूमने का अधिकार नहीं है? अरे बिल्कुल है साहब, चार्टर प्लेन पे घूमिए ना, पर बताइए कि आप घूम रहे हैं, आप बताइए कि आप वो सब सुख ले रहे हैं जो जो राजा महाराजा लिया करते थे। आप क्यों नाटक करते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं? आप क्यों नाटक करते हैं कि आप तमाम तरह के नियमों का पालन करते हैं? बड़ा सवाल ये, आपको याद होगा मैत्री, आप भी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि एक आईएएस ऑफिसर को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, एक एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, कई सारे लोग हैं जो हमारे जूनियर्स हैं, लेकिन वो पब्लिकली उस जगह में वैसे हमसे नहीं मिलते जहां पर वो डीएम होते हैं या जहां पर एक पद पर बने रहते हैं। उनका मिलने का तौर तरीका होता है, वो हर प्राइवेट कार में नहीं चल सकते, हर चार्टर प्लेन में नहीं चल सकते, वो चलते भी हैं तो उनकी अपनी गाड़ी होती है जिसके आधार पर चलते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई आईएएस ऑफिसर चार्टर प्लेन पर चल सकता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और ये कौन सा चार्टर प्लेन है जिस पे ये चल रहे थे? क्यों, अगर आईएएस ऑफिसर चल भी रहा था तो क्या उनका पूरा परिवार उसका इस्तेमाल कर सकता है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और कर रहा था तो किस आधार पर कर रहा था? ये फैसिलिटीज उसको क्यों मिली? कहा तो ये जाता है, हमने बहुत सारे लोगों को सुना है कि बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर थे, बड़े ऑनेस्ट लीडर थे, यहां तक कि कर्पूरी ठाकुर की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि आज उनकी जयंती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनका परिवार सरकारी गाड़ियों में नहीं चलता था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आप पब्लिक लाइफ में कुछ आपकी प्रतिबद्धता होगी या नहीं होगी, आपका कुछ नियम कायदा होगा या नहीं होगा? केवल ये डफली कब तक बजाते रहेंगे कि मैं दलित हूं, मैं बैकवर्ड हूं? और ये आप कहिए तो ठीक है, आप हैं, आपका सम्मान है, आप सबसे ऊपर हैं, कब कोई आपको अपमानित नहीं करेगा, पर चोला पहनिए दलित और बैकवर्ड का और लग्जरी एंजॉय करिए जैसे आप डेमोक्रेसी में नेता नहीं है, बल्कि आप क्या है, तो आप किसी लोकतंत्र में माफ करिएगा, राजतंत्र के राजा। ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा? ये देश में लोकतंत्र में जो नुमाइंदे हैं उनके लिए कोई कायदा कानून है या नहीं है? या हर जगह उनको स्पेशल व्यवस्था चाहिए? और स्पेशल व्यवस्था चाहिए तो फिर किस कीमत पर चाहिए? उनकी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? वो क्या फॉलो करेंगे ये तय होगा या नहीं तय होगा? अगर कोई किसी का प्लेन था तो वो इनको क्यों दे रहा था? ये भी एक सवाल उठता है। क्या एक आईएएस ऑफिसर को वो सुख और सुविधा लेने का अधिकार है जो डिप्टी सीएम का है? कहने को तो यही लोग कहते हैं कि प्रोटोकॉल में एक विधायक से नीचे चीफ सेक्रेटरी आता है। मैंने कई विधायकों के मुंह से सुना मैं, और आपको याद होगा हम लोग एक डॉक्टर संजीव का इंटरव्यू कर रहे थे बेगूसराय में, उस समय वो विधायक थे, इस बार वो चुनाव हार गए। उन्होंने हमारे स्टेज पे कहा कि भाई एक चीफ सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल में एक विधायक से कम हैसियत होती है। तो एक आईएएस ऑफिसर क्या इस तरीके से प्लेन में चल सकता अपने परिवार को लेकर के? तो कौन सी बात को जस्टिफाई किस तरीके से कर रहा है? और अगर ऐसा है कि भाई एक बैकवर्ड और एक दलित जो केवल ये गुमराह करने वाली भाषा है, तो फिर एक लॉ में बना दीजिए ना कि बैकवर्ड और दलित चार्टर प्लेन से चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बना ही दीजिए, फिर दिक्कत क्या है? सवाल यह है कि तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके परोसना, लोगों को भटकाना और साथ ही साथ लोकतंत्र की आड़ में इस तरह का बयान कहां तक जायज है, यह समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि आजकल लोग कहते हैं ना नीतीश कुमार बीमार हो गए। यकीन मानिए, मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूं, मैं भी बहुत सालों से नीतीश कुमार को जानता हूं, उनके क्रियाकलाप को जानता हूं। नीतीश कुमार अगर पुराने नीतीश कुमार होते तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ यही नहीं होता है कि आप कितने ईमानदार हैं, लोकतंत्र में आपको बहुत चीज जनता के सामने दिखाना भी पड़ता ताकि जनता में एक संवाद कायम हो सके, मैसेज जा सके कि लोकतंत्र के प्रहरी, लोकतंत्र में नुमाइंदे, लोकतंत्र में ऑफिसर्स किस तरह के व्यवहार और आचरण का पालन कर रहे हैं।
ये समझना और समझाना, मैसेज देना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई सारे आपको एक से एक करप्ट ऑफिसर्स बाद में पता चले होंगे कि ये बड़े करप्ट ऑफिसर्स थे, लेकिन उनका भी जब आप कंडक्ट देखते होइएगा पब्लिक लाइफ में तो आपको दिखेगा कि वही सरकारी एम्बेसडर में चल रहे हैं, वही सरकारी गाड़ी में चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कायदा है, ऐसा प्रेसिडेंस है, उसका पालन करना पड़ता है। और जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, जब आप सिविल सर्वेंट होते हैं, तो इन तमाम चीजों का पालन करना जरूरी होता है। और ये बातें लोग पूछ रहे हैं तो एक मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है जो मुझे लगता है ये समझ से परे। चार्टर प्लेन का बैकवर्ड और दलित से क्या लेना देना? जरा आप ये बता दीजिए, कौन सवाल उठा रहा है? अगर ये जवाब ही देना है तो आप दे दीजिए कि भाई ऐसी बात थी, प्लेन ऐसे गया था और उससे लौट करके ये लोग आए, चलिए लोग मान लेंगे। पर इसमें दलित एंगल कहां से आ गया? इसमें बैकवर्ड एंगल कहां से आ गया? दरअसल ऑल टाइम पॉलिटिक्स करने का जो तौर तरीका हो चुका है, उसमें आप हर चीज को जाति से जोड़ दीजिए। आप सुख सुविधा, फायदा, लग्जरी ऐसा उठाइए लाइफ में जैसे कोई राजा महाराजा जीते हों और उसी तरह का पालन करते हो। लेकिन जब बात करने आइए तो कहिए मैं तो दलित हूं, मैं तो बैकवर्ड हूं, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो शोषित हूं, मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो वंचित हूं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इतने लाख लोगों को आपको इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, किस लिए? तो तुम एक धंधा कर लो, तुम एक बिजनेस शुरू कर दो। आप इतने गरीबों को 10,000 क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि बिहार में इतने गरीब लोग हैं तब तो बांट रहे हैं ना। करोड़ों लोगों को खाना के लिए आप राशन क्यों बांट रहे हैं महीने में? क्योंकि इतनी गरीबी है तब ना। तो भाई जब जहां पर इतने गरीब लोग रहते हो, जहां पे इतनी गरीब महिलाएं रहती हो, जहां पे पर कैपिटा इनकम इतना कम हो, जहां पर स्टेट इतना पिछड़ा हुआ हो, वहां पर अगर इस नाम पर लोग प्राइवेट प्लेन चढ़े तो ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? ये मुझे लगता है इट इज अ मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का मजाक है। ये जो भी करता हो, जिस भी आड़ में करता हो, चाहे कोई धर्म के नाम पे करता हो, चाहे कोई आस्था के नाम पे करता हो, चाहे कोई जाति के नाम पे करता हो, चाहे कोई संप्रदाय के नाम पे करता हो, चाहे कोई मिसयूज ऑफ पावर करता हो, चाहे अपने पोजीशन की वजह से करता हो, वो सब गलत है। उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। मैं हैरान इसलिए हूं कि नीतीश कुमार की सरकार में एक मंत्री इस तरह की बात करते हैं जो कि तेज तर्रार, पढ़े लिखे, अच्छे जगह से स्कूलिंग हुआ है, उनके पिता भी बड़े नेता थे। वो इसको किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं वो मेरे समझ से बिल्कुल परे है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके समझ से परे है। मैं कल से ही कई लोगों से बात कर रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है, वो समझ से परे है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब राजा की पकड़ कमजोर होती है, जब राजा की पकड़ कमजोर होती है तो आप देखिएगा कि कई तरह के मंत्री, संतरी, ये सारे बेलगाम होने लगते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमने देखा है वो उसी का एक नज़ारा देखा है। आगे क्या क्या देखना बचा हुआ है ये तो समय ही बताएगा। सर, एक और मुद्दा, बिहार विधानसभा के दौरान जो बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने एक भाषण में कहा कि दिवंगत नेता जो रामविलास पासवान को उन्होंने बेचारा कह दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसे दलित नेता का अपमान बताया। सदन में माफी की मांग को लेकर जोरदार विरोध भी हुआ। आज भी हमने देखा कि बिहार विधानसभा के सामने जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे एलजेपीआर के नेता, वहाँ के विधायक। तो ये पूरे मामले पर आप बताइए कि क्या? देखिए, इसमें तो मुझे राजनीति दिखाई पड़ती है और इसमें मुझे बहुत कुछ दिखाई पड़ता नहीं है। जहां तक सवाल है, दोनों सियासी दल हैं और दोनों किसी ना किसी नाम पर राजनीति तो करेंगे ही। जहां तक सवाल है, रामविलास पासवान का दिवंगत हो चुके हैं, बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे। अब इसको जिस कॉन्टेक्स्ट में कुमार सर्वजीत ने कहा, पॉलिटिक्स में ये अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि उसको एक अलग डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास होता है। जैसे अगर कोई राज्यपाल का विरोध करता है तो बात होने लगती है कि एक आपने महिला का कैसे विरोध किया। अरे भाई, राज्यपाल के अभिभाषण में हमने अक्सर देखा है कि विरोध हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी ने किया तो बीजेपी ने उसको ये रंग देने का प्रयास किया कि आपने एक महिला का उस तरीके से अपमान क्यों किया। मुझे लगता है कि वो महिला
के अभिभाषण का विरोध नहीं था, वो राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध था। और विरोध इस वजह से था क्योंकि सत्ताधारी दल जब लिखता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है, वो लोकसभा में करता है, वो विधानसभा में करता है। ये हमने कई सालों से ऐसा देखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजकल थोड़ा हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, वो हमने देखा है कई बार। आपने देखा होगा कि लोग पूछते हैं कि अरे भाई तेजस्वी यादव तो हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे होते हैं, लोग ये पूछते हैं, और उनका कहने का मतलब ये कतई नहीं होता कि तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पे नहीं घूम सकते। पर हमने कई बार ये भी देखा है कि प्रवक्ता उसको तुरंत दूसरे एंगल में लेके चले जाते हैं कि क्या एक ओबीसी जो है हेलीकॉप्टर से नहीं चल सकता। कमाल है भाई, ये कहने का मतलब नहीं, हमारे सामने जो नेता है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, उसके कंडक्ट की चर्चा तो होगी ना, उसके पॉलिसी की चर्चा तो होगी ना, उस पर वाद विवाद तो होगा ना। आखिरकार वाद विवाद नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी, उस पर लोग बात नहीं करेंगे, तो किस तरह का लोकतंत्र देखना हम चाह रहे हैं। कुमार सर्वजीत ने बेचारा कहा तो बिहार में बेचारा एक सम्मान से भी कहा जाता है कि देखिए बेचारे फंस गए। इस तरीके से बिहार में हम लोग कुछ कुछ ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुमार सर्वजीत का जो स्टेटमेंट था वो दिवंगत नेता रामविलास पासवान के विरोध में था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मौका मिलता है तो आरजेडी नहीं चूकती राजनीति करने से, और मौका मिला है तो एलजेपी क्यों चूकेगी राजनीति करने से। इसलिए जो राजू तिवारी हैं जबरदस्त तरीके से इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पूरा एलजेपीआर को एक मुद्दा मिल गया है क्योंकि रामविलास पासवान बड़े नेता थे और उनके नाम पर वो अपने आधार वोट बैंक को, अपने समर्थकों को एक बार फिर से यूनाइट कर सके। मैत्री, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में अपने समर्थकों को बीच बीच में यूनाइट भी करना होता है, उनको री इग्नाइट भी करना होता है, क्योंकि कंप्लेसेंसी बड़ा खराब माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि सत्ता में भी हैं तो ऐसे ऐसे मुद्दे को सामने लाइए और उसके बाद अपने समर्थकों को यूनाइट करते रहिए, इग्नाइट करते रहिए, री इग्नाइट करते रहिए, ताकि आपके समर्थक कॉम्प्लेसेंट नहीं हो। इस काम में बीजेपी बहुत आगे दिखाई पड़ती है। जब आप देखेंगे कि बीजेपी के पूरे प्रोग्राम को आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रोज दिन का कोई ना कोई उनका कार्यक्रम रहता है, महीने का कार्यक्रम रहता है, साल का कार्यक्रम रहता है, और इस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में रखते हैं। मैं तो जब बिहार चुनाव में घूम रहा था तो कई लोग तो ये कह रहे थे कि भाई ये इतना परेशान रखते हैं कि इससे अच्छा ये नौकरी पे क्यों नहीं रख लेते, अगर इनका काम ही हम करते रह जाएंगे तो मेरा घर परिवार कौन देखेगा। ये कई जमीनी कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रहे थे। पर ये एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्टाइल होता है, उस पर मैं कोई कमेंट करने वाला होता नहीं हूं। पर मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ रही है। दरअसल देख लीजिए, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद हो, रामविलास पासवान हो, ये सब इस तरह के नेता हैं, इनका स्टेचर अब इस तरह का हो गया है। लालू प्रसाद को कोई बहुत सजा याफ्ता कह सकता है, पर लालू प्रसाद की बेइज्जती कोई करना चाहेगा तो उसका खुद का नुकसान होगा पॉलिटिकली। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। रामविलास पासवान दिवंगत हो चुके हैं, पर एलजेपीआर आज रामविलास पासवान के ही आदर्शों पर चलने की बात कहती है। इसलिए कोई हिमाकत नहीं करेगा कि एलजेपीआर के जो पुरौंधा हैं, जो सर्वोपरि नेता हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, उनको कोई बेइज्जत करे, उनका इंसल्ट करे। ये अगर कोई करना चाहेगा तो वो पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं हो सकता। कर्पूरी ठाकुर को कोई बेइज्जत इंसल्ट करना चाहेगा, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हो सकता। इस बात को समझने का प्रयास करिए। अब ये बात जरूर होता है कि जिस शब्द का आप प्रयोग करना चाहते हैं, कई बार उसके मतलब आपके मन में कुछ और होता है, लेकिन आप अपने अपोनेंट को एक मौका दे देते हैं जिसका कुछ और अभिप्राय निकाल करके वो अपने समर्थकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि एलजेपीआर यही प्रयास कर रही है। भला दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बारे में कोई गलत मतलब से कुछ कहना क्यों चाहेगा, ये मेरे समझ से परे है। मैं आरजेडी ने जो कहा और जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा, सवाल ये है शाब्दिक अर्थ और कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब निकाला जाना बहुत जरूरी है। लेकिन बहरहाल एलजेपीआर सड़क पर है, अपने समर्थकों को यूनाइट कर रहा है, अपने समर्थकों को फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, और राजनीतिक पार्टी मौके मौके पर इस तरह का प्रयास करती है। मुझे तो इसमें राजनीति के सिवा कुछ और दिखाई नहीं पड़ा।
सर अगला टॉपिक है हमारा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से मांस व्यापारियों के लिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब खुले में सड़क किनारे जो है वो मांस की बिक्री अब नहीं होगी और नियम और लाइसेंस के आधार पर ही वो बिक्री हो सकेगी। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? उनके बयान को मैं कैसे इस देखते हैं? खबर को ये देखता हूं कि दरअसल देखिए, सम्राट चौधरी मुरेठा पहने तो कहा यह जाने लगा कि सम्राट चौधरी और बुलडोजर बाबा बनने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब योगी मॉडल को अपनाएंगे। तो सम्राट चौधरी क्या योगी आदित्यनाथ के रास्ते पे जाएंगे। और सम्राट चौधरी के नाम को बड़ा हाइप भी मिला। सम्राट चौधरी का ऑरा, उनका कद, उनका बोलने का स्टाइल भी ऐसा है कि वो बड़े दिखते हैं। पर अगर आप काम में देखें तो विजय सिन्हा ज्यादा बाजी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये कहने वाला कोई नहीं हूं कि सम्राट चौधरी जो है वो उनसे कम राजनीतिक फैसले ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की क्षमता और इनफैक्ट कहिए तो पार्टी की बैकिंग जो सम्राट चौधरी के पास है वो विजय सिन्हा के पास नहीं है। और फिर इसकी वजह यही है कि भाई बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स ही डोमिनेट कर रहा है ना, चाहे कोई भी पार्टी हो। पर आप देखिए विजय सिन्हा ने कुछ कुछ काम करके बड़ी तेजी से अपने आप को प्रासंगिक भी रखा है और लोगों के बीच में रेलिवेंट भी रखा है। और विजय सिन्हा ये काम बड़े ही समझदारी, होशियारी और चालाकी से कर रहा है। इस बात को आप जान लीजिए। अब नाम योगी आदित्यनाथ का जुड़ रहा था सम्राट चौधरी के साथ और योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को विजय सिन्हा बड़ी चालाकी से एग्जीक्यूट कर देते हैं। वो क्या, तो खुले में आप मीट बेच नहीं सकते हो और अगर आपको मीट बेचना है तो धारा 345 मेरे ख्याल से वही धारा है, उसके तहत आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना होगा। और जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो भाई लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप उसके तौर तरीकों का पालन करेंगे। आपका मीट खुला नहीं होगा, गुजरने वालों को बदबू नहीं आएगी, वहां पे मक्खी मच्छर नहीं घूम रहा होगा, बहुत लोगों के आस्था पे चोट नहीं पहुंचेगा, बहुत लोग परेशान नहीं होंगे। और ये सच भी है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे मैं उनमें से एक हूं, तो मैं नहीं खाता हूं तो ऐसे जगहों से गुजरने में हालत खराब हो जाती है। इस तरह की बदबू आती है जो बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप हैरान हो जाएंगे, मैं एक समय तक खाता भी था, मैं कुछ समय पहले छोड़ा हूं, लेकिन तभी खाता था जब बना हुआ दिखता था मुझे। जब मैं अगर खुद काट के लाने जाता था तो मैं खा नहीं पाता था, उसकी स्थिति को देख करके मेरे खाने का मन नहीं करता था। खैर, मैं ये नहीं कहता मैं सही हूं कोई और गलत है, लेकिन हर चीज का एक नियम कायदा होना चाहिए। भाई मीट ईटर्स जो है उनको भी मीट मिलना चाहिए, मैं उसको को रोकने वाला कोई नहीं हूं या मैं उसको क्रिटिसाइज करूं, वो बिल्कुल नहीं है। बहरहाल विजय सिन्हा जो कह रहे हैं कि बहुत लोगों के आस्था को चोट पहुंचता था, बहुत लोग उस इलाके से गुजर नहीं पाते थे, बहुत लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, तो उन्होंने एक नियम के आवरण में इसको बांध दिया है। अब उस नियम का जो पालन करेगा वही मीट बेच पाएगा। इससे ये होगा कि सड़क पर खुला मीट का व्यवसाय नहीं होगा, सड़क पे खुला खून बहता हुआ नहीं दिखेगा, सड़क पे ये सारी गतिविधियां रुक जाएंगी। ये सफाई के लिए भी बहुत अच्छा है, हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो इस निर्णय का स्वागत करूंगा, क्योंकि लोग जो खाते हैं वो खाएं, उस पर बैन नहीं होना चाहिए, पर एक तरीके से बिकना चाहिए, जैसे विदेशों में होता है, जैसे अन्य जगहों पर होता है, उसी तरीके से बिहार में भी किया जा रहा है। तो मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगता है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि कई लोगों से मेरी बात भी हुई, तो उन लोगों का भी कहना था कि नहीं, ये आइडिया अच्छा है, ये अगर एग्जीक्यूट हो जाता है प्रॉपरली तो लोगों को बड़ा फायदा होगा। पर एक ऐसा तबका है जो कि हर चीज का विरोध भी करता है, उसको बुरा भी लग रहा था। तो ये एक अलग चीजें हैं, लेकिन विजय सिन्हा ने कल इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। बिहार में इसकी बड़ी चर्चा है। विजय सिन्हा चाहे ब्लॉक घूम रहे हों, चाहे ये फैसले ले रहे हों, इसकी चर्चा बहुत जगह है, मीडिया से लेकर के अन्य जगहों पर भी हो रही है। खैर, विधानसभा का सत्र जब तक चलता रहेगा इस तरह से वाद विवाद भी बढ़ते रहेंगे और हमें अलग अलग विषयों पर बातचीत आपसे करने का मौका मिलते रहेगा। आपको इन तीनों विषयों पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।